यही बैच है ना आपका? देखो, एक कल ऑपरेटर हमने पढ़ लिया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में है कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेटर्स आप कंपेयर करने के लिए यूज करते हो। तो कंपेयर आप किसको करोगे? दो वैल्यूज को कंपेयर करोगे। ठीक है। तो आपने जैसे बचपन से लेकर अब तक ये ऐसे कुछ ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन। वैसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, फिर है नॉट इक्वल्स टू, फिर है आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो बड़ा हो या फिर इक्वल्स टू हो। लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं इनको। जैसे हमने बना लिया वेरिएबल ए इक्वल्स टू 30, वेरिएबल बी इक्वल्स टू 10, और कंसोल लॉग में लिखा ए ग्रेटर देन बी। तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स, सॉरी, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है यस, और फॉल्स का मतलब होता है नो। तो अगर कहीं पर भी यस की बात हो रही है तो वहां पर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और कहीं भी अगर फॉल्स हो रही है तो इसका मतलब वहां पर क्या आएगा? नो। तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या ए बी से बड़ा है? तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू, मतलब हाँ है। ठीक है। क्या ए बी से छोटा है? आंसर क्या आया? फॉल्स, क्योंकि ए बी से छोटा नहीं है। ठीक है। क्या ए और बी इक्वल है? यानी इक्वल टू लगाया आपने, तो क्या ए और बी दोनों इक्वल है? नहीं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता तो क्या ए और बी इक्वल है, लेकिन बड़े छोटे नहीं है। समझ गए? ये तो हो गए आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिक। अब आता है नॉट इक्वल्स टू बी। क्या ए बी के इक्वल नहीं है? ठीक है। तो क्या ए और बी इक्वल नहीं है? ए और बी इक्वल है ना, तो आंसर यहां पर क्या आएगा? फॉल्स। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? क्या ए और बी इक्वल नहीं है? तो आंसर क्या आ रहा है? नहीं, ए और बी इक्वल है। नो आ रहा है पहले। सेम आपने पूछा यहां पर कि 20 और 10, आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। 20 और 10, ए और बी। ठीक है। हमने क्या क्वेश्चन पूछा है? क्या ए और बी इक्वल नहीं है? तो आंसर आ रहा है यस, ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है। ओके। फिर आपने लिखा कंसोल लॉग ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी।
क्या ए बी से बड़ा या छोटा है, या क्या ए बी से बड़ा या उसके बराबर है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या उससे छोटा या उसके इक्वल है। तो यहाँ क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि ए बी से बड़ा तो है। ठीक है, मैं दो को ही रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ट्रू फॉल्स कंपैरिजन ना, कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ गया ए बी से बड़ा और उसके इक्वल, ए बी से छोटा या उसके इक्वल। अगर हम साउथ यहाँ पर 10 लिख देते हैं तो क्या 10 और 10 दोनों इक्वल है, तो दोनों में आंसर क्या आएगा, ट्रू। बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल तो है, छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है। समझ में आया। ये आपका है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये आपका है लेस देन और इक्वल्स टू। ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए जो आपको क्या करते हैं, कंपेयर करके आंसर में क्या देते हैं, एक बुलियन वैल्यू देते हैं। बुलियन वैल्यू का मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स। समझ में आया, पक्का, श्योर हो। आराम से देख लो कोड और बताओ। आशीष, पूरे कोर्स का इसी में तो नहीं लिखा है ना, ये तो आज के लिए है ना बस। मुझे लगा क्या पता उस पेपर के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ हो पूरे कोर्स का, माइक्रो नोट्स कि सर मैंने उस भाषा में लिखे हैं जो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, असाइन का मतलब होता है कुछ देना। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सिंगल इक्वल्स टू, ओके, सिंगल इक्वल्स टू मतलब सिंपल असाइन। ठीक है, फिर है प्लस इक्वल्स टू, फिर है माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू। ठीक है, ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, ओके, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, और फिर है मॉड्यूलस एंड असाइन। ठीक है, इसका मतलब तो सिंपल असाइन है, मतलब आपने लिखा ए इक्वल्स टू 5, ए में 5 डाल दिया, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, फिर आपने लिखा ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 10। जब आप लिखते हो ए प्लस इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है,
ए इक्वल टू ए प्लस बी मतलब ए में बी को ऐड करके वापस किस में डाल दो, ए में डाल दो। समझ में आया? जब आप लिखते हो ए माइनस इक्वल टू बी तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए इक्वल टू ए माइनस बी मतलब 5 माइनस 10 क्या आएगा, -5। समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू अब क्या बनेगी, -5। इसको यहां पर हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ये तो आपका सिंपल असाइनमेंट हो गया। अब यहां पर हमने लिखा a प्लस इक्वल्स टू बी, कंसोल लॉग ए, क्या आंसर आ रहा है 20। फिर a प्लस इक्वल्स टू बी, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, नहीं तो क्या होगा आप लोग कैलकुलेट उतना क्विक नहीं कर पाओगे। a माइनस इक्वल्स टू बी, क्या आंसर आएगा, a की वैल्यू क्या होगी 0। क्यों होगी साउथ, क्योंकि a इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो a इक्वल्स टू 0 माइनस 10 माइनस 10, तो a की वैल्यू क्या बची 0। समझ में आ रहा है? माइनस इक्वल्स टू क्या कर रहा है पता चल गया। फिर है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, तो 10 इंटू 10 क्या होता है 100, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके वापस किस में डाल दिया, 10 में डाल दिया। a डिवाइड इक्वल्स टू b, तो आपने क्या किया, a इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 10, 1 आएगा आंसर। ओके। फिर है a मॉड्यूलस इक्वल्स टू b, तो 10 से 10 जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 0। ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो भी सामने लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या है, जब आपने लिखा सी प्लस इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब है राधेश्याम सी इक्वल्स टू ए प्लस सी या सी प्लस ए, ठीक है। जब आपने लिखा माइनस इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है सी इक्वल्स टू सी माइनस ए। आराम से देखो कोड और बताओ। लिख लिया?
कंपैरिजन ऑपरेटर में भी अगर आप लोगों को कुछ लिखना हो तो, या फिर हम लोग चलते हैं सीधा इन पे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि जो आप मतलब जिस चीज पे आप कोड लिख रहे हो वो कोड है कंप्यूटर को चलाने के लिए, मतलब अल्टीमेटली आप जो वेबसाइट चला रहे हो वो भी आपके डिवाइस पे चलेगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए तो कैलकुलेटर्स है। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो एक्चुअली वहां पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहे हो, लॉजिक्स लगा रहे हो। लॉजिक्स का मतलब क्या होता है, ये हुआ तो ये, नहीं हुआ तो ये, फिर ये, फिर ये। तो ये लॉजिक्स है। लॉजिक्स का एग्जांपल, जैसे आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो तो गेट खुला है तो सीधा निकल जाओगे, नहीं खुला है तो पहले खोलोगे फिर निकलोगे। तो आप वहां पर रुकते हो और एक डिसीजन बनाते हो कि खुला है तो सीधा निकल जाना है, नहीं खुला है तो फिर रुकना है और गेट खोलना है फिर निकलना है। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, लॉजिक्स लगा रहे हो, मतलब आप लॉजिक्स इन द सेंस कि आप वहां पर कुछ डिसीजन बनाने वाले हो और उस डिसीजन को बनाने से पहले आप किसी चीज को कंपेयर करके देख रहे हो या किसी कंपैरिजन के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहते हो, तो वहां पर क्या होंगे, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आएंगे। तो हमारे पास में दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एक्चुअली तीन है, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले एंड लॉजिकल ऑपरेटर की। एंड को लिखने का कुछ इस तरीके से तरीका है, डबल एंड परसेंट लगाना है आपको। और को लिखने के लिए इस तरीके से आपको पाइप बनाना है, ये नॉट है, और ये क्या है आपका एंड। ठीक है, अब एंड कैसे काम करता है राहुल, ये अभी हम लोग समझेंगे, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, डरो मत एकदम से। ठीक है, तो एंड कैसे काम करता है ये अभी हम लोग समझेंगे। तो देखो, एंड ह्यूमन के उस लॉजिक पे काम करता है जिसमें ह्यूमन ये सोचता है कि मेरे पास दो केसेस हैं, ये दोनों मेरे फेवर में होंगे तो ही मैं कोई काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं। मिस्टर एक्स जो है वो जॉब ढूंढ रहा है और उसको जॉब में चाहिए सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70,000 एंड टाइम लेस देन इक्वल्स टू 8 आवर्स। ठीक है, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि एक बंदा है मिस्टर एक्स नाम से, जो एक जॉब ढूंढ रहा है जिसमें उसको सैलरी कितनी चाहिए, 70,000 से ऊपर या 70,000, और टाइम कितना चाहिए, 8 घंटे और उससे कम। ठीक है, तो अब इसमें केसेस क्या क्या बनेंगे, तो समझ लो यहां पर केसेस बनेंगे आपके, और यहां पर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, आप ये कंपेयर करोगे, मतलब यहां पर हम लोग सैलरी वाला कॉलम मान लेते हैं, यहां पर हम लोग मान लेते हैं टाइम वाला कॉलम। तो उसकी दो कंडीशंस है, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है राहुल। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दो कंडीशंस है उसकी। केस 1 में आप मान के चलो कि कंपनी 1 ने, मतलब फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में सैलरी उसको कितनी मिल रही है, तो फर्स्ट केस में लेट से उसको सैलरी मिली 60,000 बोला सैलरी और 9 घंटे का टाइम। क्या उसका पहला कंडीशन ट्रू है, मतलब कि अगर आप इधर इधर कंपेयर करो कि 60 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, कंपैरिजन कैसे होगा देखना, कंपैरिजन कुछ इस बेसिस पे होगा कि ये जो कंपैरिजन है वो यहां जाएगा और ऐसे कंपेयर होगा, 60 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स आएगा क्योंकि 60 तो बड़ा है नहीं। तो कंडीशन 1 क्या हो गई उसकी, फॉल्स हो गई, उसके फेवर में नहीं है। समझ में आया। सेम 9 घंटे का टाइम, क्या 9 घंटे 8 घंटे से कम है, नहीं है, तो कंडीशन 2 भी उसके फेवर में नहीं है। तो एंड लॉजिक क्या करता है, एंड लॉजिक उस थॉट प्रोसेस पे काम करता है, उस लॉजिक पे काम करता है जब बंदा ये सोचता है कि ये और ये दोनों मेरे फेवर में होंगे तो ही मैं काम करूंगा। तो अभी वो काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो एंड में अगर केस 1 और केस 2 दोनों फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। सेम सेकंड केस में वो एक कंपनी में गया जहां पर उस कंपनी में उसको सैलरी दे रहे हैं 70,000 लेकिन टाइम 9 घंटे का है। तो कौन सी कंडीशन उसकी मैच हो रही है, पहली सैलरी तो उसको उसके हिसाब से मिल रही है बट टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर भी वो क्या नहीं करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या सोच के चल रहा है कि मेरी ये और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो काम नहीं करूंगा। ठीक है श्रवण,
सेम सैलरी दूसरे एक कंपनी में गया, उस कंपनी ने बोला 60,000 प्लस 8 आवर्स, तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन ये हो गई, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई लेकिन ये हो गई, तो क्या अब वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि वो काम ही तब करेगा जब उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है। अब यहाँ चाहे 90,000 भी हो तो भी उसकी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, 7,000 भी, 7 घंटे भी काम करना है तो भी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मतलब उसको पैसा जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिल रहा है, टाइम जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है, तो ये क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो साउथ यहां पर क्या केस है कि अगर सैलरी और टाइम दोनों उसके हिसाब का हुआ तो ही वो कंपनी ज्वाइन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जब उसको ऐसा डिसीजन बनाना है तो वो किसके हिसाब से सोच रहा है? एंड लॉजिक के हिसाब से सोच रहा है। समझ में आ रहा है? एंड लॉजिक के हिसाब से हम कब सोचते हैं? जब हम केस 1 और केस 2 दोनों को कंपेयर करके फिर ही कोई डिसीजन लेंगे, और दोनों मेरे फेवर में होंगे तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। कोई गड़बड़ इसमें? समझ में आया? तो मान लो कि आपने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट जा रहा है कहीं पर कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए, तो वो रोबोट तभी उस कंपनी में ज्वाइन करे जब उसको सैलरी 70,000 है उससे ज्यादा मिले और टाइम 8 घंटे है उससे कम मिले, तभी वो वहां पर क्या करे? काम करे। तो उस रोबोट के अंदर ये जो सोचने वाला लॉजिक है वो आप किससे लगाओगे? एंड लॉजिक से लगाओगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पक्का? एंड लॉजिक में जब दो इनपुट्स दोनों ही ट्रू होते हैं तभी एंड लॉजिक क्या देता है? ट्रू देता है, वरना क्या देता है? फॉल्स देता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट। आराम से देख लो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कि ये पर्टिकुलर चीज है जो कंफ्यूज कर रही है। सिंपल सा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ह्यूमन के लॉजिक को आपको क्या करना है? कोड में इंप्लीमेंट करना है। जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, कि समझ लो कोई बंदा है, उसको आप तभी वोट करने के लिए अलाउ करोगे जब उसकी एज 18 से बड़ी हो। ठीक है, या समझ लो कोई एग्जाम का फॉर्म है, वो तभी आप भर सकते हो जब आपकी एज इसके बीच में हो। ठीक है, मतलब 35 से ऊपर, 35 से नीचे, और तो आपका जो लॉजिक लगेगा वो ये लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 35। ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, दोनों कंडीशंस क्या होगी? ट्रू होगी, तो ही क्या करना है? काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। कंडीशन ए भी ट्रू हो और कंडीशन बी भी ट्रू हो। तो अगर ये बंदा 39 ईयर्स का है तो क्या वो 18 से बड़ा है? नहीं है। 39 ईयर्स का है तो 18 से तो बड़ा है, लेकिन 35 से भी तो बड़ा हो गया। मुझे तो 35 से छोटा चाहिए था, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो वोट नहीं करने देना है ना। मान लो 9 साल का है, तो क्या वो 35 से छोटा है? 35 से तो छोटा है, लेकिन 18 से भी तो छोटा है, तब भी क्या नहीं करने देना है? उसको फॉर्म नहीं फिल करने देना है।
तो आप जब एक कोड, समझ लो आपने एक वेबसाइट बनाई जो क्या करती है, बंदे की एज चेक करके ये बताती है कि वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है। वो कैसे, लॉजिक कैसे चल रहा होगा उसमें, इस एंड लॉजिकल ऑपरेशन के हेल्प से चल रहा होगा कि इस एज से इस एज के बीच का है, तो वो क्या बोलेगी वेबसाइट कि आपका फॉर्म भर चुका है सक्सेसफुली, नहीं तो उसको एरर देगी कि आप अंडर एज हो या ओवर एज हो। समझ में आ रहा है? तो वो लॉजिक किससे लगेगा राहुल? एंड लॉजिकल ऑपरेटर से लगेगा। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब इसके अगेंस्ट आता है आपका, मतलब सेकंड जो है वो है और लॉजिकल ऑपरेटर, C1 और C2। और लॉजिक में बंदा क्या सोचता है कि मेरी ये या फिर ये, अच्छे से समझना, एंड का मतलब ये भी और ये भी, ठीक है, और का मतलब या तो ये या फिर ये। समझ में आया? और का मतलब है दोनों में से एक हाथ में लड्डू, और एंड का मतलब है दोनों हाथ में लड्डू, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर एक हाथ में लड्डू है, मान लो कि जैसे इसमें और इसमें दोनों में उसकी कंडीशन फॉल्स है, तो ये ज्वाइन करेगा ही नहीं। लेकिन इन दोनों में से एक में तो ट्रू है, तो ये क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। इन दोनों में से एक में तो ट्रू है, तब भी ज्वाइन कर लेगा, और इन दोनों में से दोनों है ट्रू, तो दोनों में ज्वाइन कर लेगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन का? क्या हो रहा है पता चल रहा है? एंड लॉजिक में क्या होता है कि आपकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई तो ही क्या करना है, काम करना है, ठीक है। और लॉजिक में क्या होता है, गुड, ठीक है। तो अब आप जितने भी कोड्स लिखोगे ना, सभी जगहों पर आपको एंड और को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। जो बैकएंड आप बनाओगे वहां भी लॉजिक्स लगेंगे कि ये हुआ तो ये करना है, नहीं तो ये करना है, इस कंडीशन के फुलफिल होने पर उस कंडीशन पे जाना है। समझ लो कोई यूजर नेम को भी आपने कोई फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में आप यूजर से पूछ रहे हो कि तुम अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड तीनों चीजें डालो, तो आप क्या चेक करोगे, नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड तीनों चीजें हैं तो ही आगे जाने देना, नहीं तो नहीं जाने देना। समझ में आया? तो वहां पर भी आप क्या लगा रहे हो, एंड लगा रहे हो। ओके, एंड कब काम करेगा, जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो तब। और कब काम करना है, जब दोनों में से एक हो तो, ठीक है। तो मान के चलो कि हम लोग यहां पर आते हैं और हमने बनाया एज इक्वल्स टू 18, ठीक है। और मैंने बोल दिया कंसोल लॉग, या फिर आप लोगों के इजीनेस के लिए मैं लिख देता हूं C1 एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, C2 इक्वल्स टू एज लेस देन इक्वल्स टू 35, C1 एंड C2। आंसर क्या आएगा अभी, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू मिलके क्या बनाएंगे, ट्रू बनाएंगे। एंड में क्या आएगा, ट्रू, और में क्या आएगा, ट्रू। मान लो एज है 28, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू। और एज हो गई 38, फिर पहले वाले का आंसर क्या आएगा, दूसरे वाले का ट्रू। ऐसा क्यों हो रहा है साउथ, क्योंकि साउथ बंदा 18 से बड़ा है, मतलब बंदा 38 का है, 38 का है, तो 18 से तो बड़ा है, लेकिन 35 से भी बड़ा है कि नहीं है, हमें तो 35 से छोटा चाहिए था, तो ये 35 से भी बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। एंड और फॉल्स और ट्रू का एंड जो होता है वो क्या आंसर देता है, फॉल्स देता है, लेकिन दोनों का और क्या देता है आंसर, ट्रू देता है। ये चार्ट जो है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ये चार्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कहाँ चीज कैसे, हाँ, किसको यहाँ पे, नहीं वैल्यू तो देना पड़ेगा ना, ये तो कंपेयर कर रहा है, ये उस वैल्यू को यहाँ कंपेयर कर रहा है, मतलब कोड लेवल पे आप देखोगे तो वेरिएबल C1 इक्वल्स टू 38 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ऐसे कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। मतलब वो जो 38 लिखा हुआ है ना वो इधर आएगा, फिर कंपैरिजन होगी, सेम इधर के लिए भी होगा, वेरिएबल C2 इक्वल्स टू एज, सॉरी मतलब 38 लेस देन इक्वल्स टू
35, इस तरीके से कंपेयर होगा। समझ में आ रहा है? एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, एज लेस देन इक्वल्स टू 35। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये एज नाम का वेरिएबल हमने क्यों बनाया? क्योंकि मैं यहां भी 38 लिखता, फिर यहां भी लिखता, फिर मेरे को एज चेंज करनी पड़ती, तो मैं यहां भी फिर से लिखता, फिर यहां से लिखता। तो आपको वेरिएबल का फायदा क्या होता है? एक बार उसमें वैल्यू डाल दी और आप कितनी भी बार यूज करो। समझ गए? सपोज समझ लो किसी की डेट ऑफ बर्थ से आप एज कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए 10 लाइन का कोड है, तो वो 10 लाइन का कोड आपको यहां भी चलाना पड़ेगा और यहां भी चलाना पड़ेगा। उससे अच्छा आपने 10 लाइन का कोड चला के वो डेटा किस में डाल दिया? वेरिएबल में। अब आपको सिर्फ वेरिएबल को ही यूज करना है, वो 10 लाइन का कोड तो नहीं चलाना पड़ेगा वापस। फंडा समझ में आ रहा है? डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करने के लिए 10 लाइन का कोड है, वो आपने एक बार निकाला और यूज किया। अब दूसरी बार जरूरत पड़ी, आपने फिर से 10 लाइन का कोड चलाया, एज निकाली, फिर यूज किया, फिर से तीसरी बार जरूरत पड़ी, फिर से आपने किया। समझ में आ रहा है? वेरिएबल का फायदा क्या है? 10 लाइन का कोड चलाया, डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ओके, अब उस वेरिएबल को जहां जहां करना यूज, वहां वहां कर सकते हो। क्या हो? दोनों लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए? एंड और चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, आप लोग ट्राई करो। जैसे a इक्वल टू 1, 1 का मतलब जहां भी आप 1 देखो उसका मतलब होता है ट्रू, जहां भी आप 0 देखो उसका मतलब क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, तो हमने लिखा a एंड b, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। हमने लिखा a और b, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर बी, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1। ठीक है, d इक्वल टू a एंड b, e इक्वल टू d और c। फटाफट e की वैल्यू ढूंढ के बताओ। बोलना कुछ भी नहीं है, आप वैल्यू निकाल लो, ताकि जो दूसरे सोच रहे हैं वो सोच सके आराम से बैठ के। और पेपर का यूज करोगे तो मैं मना नहीं करूंगा बिल्कुल। आगे आंसर। सबसे पहले क्या करना है? डी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को 0 0 का मतलब क्या हुआ? फॉल्स। फिर डी को सी के साथ करवाना है, क्या आएगा? ट्रू आएगा। पक्का श्रवण, लॉक कर दें? क्या आंसर आया? ट्रू। चलो गुड। अब एक छोटा सा ऑपरेटर और पढ़ लेते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। एक लास्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का बहुत सिंपल सा काम है। नॉट ऑपरेटर का सिंपल सा काम है मना करना। ठीक है, या नॉट ऑपरेटर का एक सिंपल सा काम है हर चीज का अपोजिट बताना। आपने बोला फॉल्स और आपने उसके आगे नॉट लगा दिया, आंसर क्या आएगा? ट्रू। आपने बोला ट्रू और उसके आगे आपने नॉट लगा दिया, आंसर क्या बन गया अपने आप? फॉल्स। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स करना, ये किसका काम है? नॉट ऑपरेटर का काम है। नॉट का मतलब कि इसको ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देना। तो विकास, ए इक्वल्स टू आपने लिखा इसका आंसर क्या आएगा? साउथ। ट्रू। आप बोल रहे हो इसलिए ट्रू लिख रहा हूं, बाकी मैंने लिखता नहीं। देखो ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि ए और बी को और करो तो 0 और 0 क्या हो गया? 0। फिर नीचे लेके आओ 0 और 1, तो आंसर क्या आएगा विकास? 1 आएगा। समझ में आया?
जब आप 5+5+10+12+15 ऐसे लिखते हो तो क्या आप सबको एक साथ प्लस करते हो? कभी हो ही नहीं सकता। आप हमेशा 2 नंबर प्लस करोगे, फिर 2 नंबर प्लस करोगे। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक साथ सारे नंबर प्लस कर सकता हो, कोई कैलकुलेटर भी ऐसा नहीं है। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, दो पे काम करते हैं, फिर दो पे काम करते हैं। कुछ गलत लिख दिया क्या? क्या? कहाँ पे? अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई बात नहीं, प्लस को छोड़ो। सिंपल सा लॉजिक है, बाइनरी ऑपरेटर्स जब भी बनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दो को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास यहां पर होता ए एंड बी एंड सी, तो क्या आंसर आता? पहले जीरो, इन दोनों का आंसर, एंड और एंड जीरो, फिर एंड वन के साथ में क्या आंसर आएगा? समझ में आ रहा है? पक्का? ट्रू नहीं, फॉल्स। ठीक है, फिर आ गया डी आपका, ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू नॉट ऑफ ए, सी इक्वल्स टू नॉट ऑफ बी, ठीक है, डी इक्वल्स टू नॉट ऑफ ए, ई इक्वल्स टू ए एंड बी, ये निकालना है आपको। क्या वो निकाल लिया? मैं ले लूंगा। क्या ई की वैल्यू निकाल ली? साउथ फॉल्स आएगी, पक्का? देखो ए की वैल्यू कितनी है? वन, तो वन का उल्टा बी हो गया, वन और जीरो, जीरो, आंसर क्या आएगा? जीरो। इसको कैलकुलेट अगर आपने किया हो तो आपकी इच्छा है, मैंने तो नहीं बोला था, मुझे तो ई की वैल्यू चाहिए थी। सी और डी आपने अपने लिए कैलकुलेट किया है, मैंने तो ई की वैल्यू मांगी थी, ठीक है? तो क्वेश्चन समझना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आप ऐसे फ्लो में बढ़ते जाते हो। क्या कह रहे हो? हाँ वही, यही निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास में ऐसे आएगा x इक्वल टू, यही मान लो ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर अपन b की वैल्यू भी ले लेते हैं वन, और a की वैल्यू ले लेते हैं जीरो, तो a b c d सबकी वैल्यूज आ गई अपने पास। सही लिखा है? a का नॉट, फिर b का नॉट, ठीक है, और फिर a का नॉट। सही है? कई बार आपके पास ऐसा आएगा a एंड b और c एंड d, तो इसमें आप कैसे करोगे एग्जीक्यूट? तो इसका एक रूल होता है, दैट इज कॉल्ड नॉट एंड और। अगर इनमें कहीं नॉट है तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होगा, जैसे बॉडमास रूल है, ये क्या बोलता है? ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ये DMAS, ठीक है, बचपन में पढ़ा ना ये। आप लोग चाहते नहीं हो कि मैं जाऊं छुट्टियों पे, ठीक है? ए एंड बी और सी एंड डी, तो ए और बी का एंड जो होता है वो क्या होगा? वन और जीरो क्या हो गया? जीरो। और को ऐसे रखो और इनको सॉल्व करो पहले, सी और डी को, तो सी और डी का भी क्या आएगा? जीरो, और इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। समझ में आया? तो हमेशा पहले क्या सॉल्व होगा? नॉट, फिर क्या सॉल्व होगा? एंड, और फिर क्या सॉल्व होगा? और। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, ये होता अगर नॉट ऑफ एक्स एंड वाई और जेड, तो सबसे पहले नॉट ऑफ एक्स होता, समझ गए?
नॉट एंड और ठीक है विकास, पक्का वो सी प्लस प्लस में कोड लिख के देगा, चल रहा था। वो जो आप लिख रहे थे ना वो ऐसे होता है, ए प्लस प्लस और फिर आप उसमें प्लस करके सी कर रहे हो, तो आप पहले इसको इंक्रीज करते हो फिर उसको सी में प्लस करवाते हो। ये समझ में आ गया पूरा अच्छे से? ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर है। एक पीडीएफ फाइल अपलोड करता हूँ अभी, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चंस को बैठ के सॉल्व करना है आपको, लॉजिकल ऑपरेटर्स के। ओके, और कहीं पर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए ए नॉट बी, तो ये गलत क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब उसमें कर लो भले कोड लगा के, इसी में करो, क्योंकि वहां तो क्या होगा कि आप जब कोड लिखोगे तो आउटपुट तो ये दे देगा, हमने क्या दिमाग लगाया, हमने तो कोड लिख दिया। तो यहां पर करो ताकि आपको दिमाग लगाना पड़े, यहां करके फिर उस पर करो और चेक कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यही कोड है, यही के एक पूरा कोड मैं उधर अभी लिखूं और ए की वैल्यू निकालूं, सेम आंसर आ गया तो पता चल गया कि हाँ वन आ रहा है या ट्रू आ रहा है। समझ गए? और कुछ पूछना चाहते हो? बट वाई के आगे नॉट है ही नहीं ना, वाई तो किसी के साथ एंड हो रहा है, और वो किसके साथ एंड हो रहा है, एक्स के साथ, तो एक्स का पहले नॉट सॉल्व होगा और फिर वाई को उसके साथ एंड करवा दिया जाएगा। ओके, ठीक है चलो, तो अभी मैं अपलोड कर देता हूँ।